अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, उम्मीद तो थी कि इलेक्शन होंगे तो मुल्क में जारी सियासी दंगल का फ़ैसला हो जाएगा। उम्मीद थी कि हार जीत में कौम अपने लीडरों का फ़ैसला कर लेगी। ये भी उम्मीद थी कि नई हुकूमत के साथ गैर यकीनी ख़त्म होगी और बदतरीन मुआशी हालात में बदलाव आ जाएगा। लेकिन इलेक्शन तो हुए, मगर जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। पॉलिटिकल पोलराइजेशन ख़त्म हुई, ना इदारों के दरमियान इख्तियारात की खींचातानी में कोई कमी आई। हालात पहले से बदतर मालूम होते हुए नज़र आ रहे हैं। सियासत ठीक करते करते मुआशी बहरान गले पड़ता जा रहा है और अब आईनी बहरान सामने खड़ा नज़र आ रहा है। वजह बस ये है कि मखसूस सीटों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसे पार्लियामेंट हतमी नहीं मानती, बल्कि फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक कानून पास करके ये बता दिया कि हम नहीं मानते और आप हम पर तौहीन अदालत भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट तो सुप्रीम है जी, सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम। जाहिर है, जब रियासत के दो सुतून अदलिया और पार्लियामेंट एक दूसरे का दस्तो बाजू बनने की बजाय एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाएं, तो आईनी मेल्टडाउन को रोक कौन सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कल तक कोई अगर खैर की उम्मीद की जा रही थी तो वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह के बयान के बाद नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर खड़ी है। वो कहते हैं कि फैसले पर तो अमल दरामद होगा। किसी के पॉइस चॉइस नहीं है, किसी का प्रोगेटिव नहीं है कि वो ये कहे कि फ़ैसला ठीक है या दुरुस्त। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पिछले कई दिन से ये सरगोशियाँ चल रही हैं कि कुछ भी हो जाए हुकूमत अदालती फ़ैसले को नहीं मानेगी। यही वजह है कि अदालती फ़ैसले के असर को ज़ायल करने के लिए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बयान इसलिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तों का हकदार देने का फ़ैसला देने वाले अक्सरियती 8 जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। इसमें कोई शक नहीं कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, मगर नई कानून साजी की टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत अदालती फ़ैसले के रद्द-ए-अमल में अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए कानून साजी कर सकती है या नहीं। नाजरीन, आपको याद है कि पिछले साल जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत ने पार्लियामेंट को और अदालत को एक दूसरे के सामने ऐसे ही लाकर खड़ा किया था जब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने पंजाब और केपी में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन नहीं माना गया था। और इससे पहले कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती तो पीडीएम हुकूमत ने पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर करके अपनी ही सुप्रीम कोर्ट को महज सियासी मकासद पूरे करने के लिए शिकस्त दी थी। एक अहम नुकता यह भी है कि तब चीफ जस्टिस उमर अतयाब बंदयाल जाने वाले थे, लेकिन अब तो सबको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले हैं, अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत इदारों के दरमियान महाजराई से बचने के लिए कोई स्ट्रेटजी क्यों सोच नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जब हुकूमत ही ये सब कुछ कर रही है तो इक़दाम किसने करने हैं इस लड़ाई से बचने के लिए। एक अदालती फ़ैसले से इतना ख़तरा क्यों महसूस हो रहा है जिस पर अमल किया तो हुकूमत हाथ से निकल जाएगी। नाजरीन, बज़ाहिर सियासत जीत भी जाए, लेकिन जब कहीं मुल्क का आइन हारता है तो कौम हार जाती है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब आपका। जावेद लतीफ़ साहब, कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दो टोक वाज़े अल्फाजों में ये बात कह दी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर ऐसा नहीं है कि अमल नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है उन्होंने अपने आइन से लेना है और वो आइन से लेते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तवाज़ुन को बरकरार रखें। अगर फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो आइन की ये खिलाफ वर्जी होगी। किसी के पास चॉइस नहीं है, किसी का ये प्रोगेटिव नहीं है कि कोई ये कहे कि फ़ैसला गलत है या सही है। क्या करना चाहिए अब हुकूमत को? देखें, जो आपने इब्तदाइये में अपनी बात को आगे बढ़ाया है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक फ्रेश मैंडेट होता है, कौम को तवक्कुआत होती हैं कि जो अदम एतमाद की फ़ज़ा है, अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा है वो दूर होगी। आपने कहा कि आइनी बहरान है, मैं कहता हूँ कि माशी बहरान भी है, मैं समझता हूँ कि सियासी बहरान भी है, माशी बहरान भी है। हर तरफ बहरान ही बहरान नज़र आते हैं। और बदकिस्मती ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, अभी 7-8 माह हुए हैं,
वो मुश्किल से, मगर जो एक अतमाद की फ़ज़ा पैदा होनी चाहिए थी इलेक्शन के नतीजे की शक्ल में, वो पैदा ना हो सकी। उसकी वजह यह है कि जब आप इलेक्शन को पिक एंड चूज़ बना लेंगे, हर जमात के अंदर से अपनी पसंद के लोग जितवा लिए जाएँ, अपनी पसंद के हरवा लिए जाएँ, बकौल जो शहजाद अकबर हैं, मैंने पिछले दिनों उनका वीलॉग सुना कि उन्होंने कहा कि पीटीआई से भी लोगों को चुना गया, पीटीआई से लोगों को हरवाया भी गया, मुस्लिम लीग से लोगों को चुना भी गया, हरवाया भी गया। जब इस तरह की फ़ज़ा हो तो फिर एतमाद पैदा नहीं होता। अब आ जाएँ जो आप बात कर रही हैं इस पे ये बात मुकम्मल करें, ये बात मुकम्मल करें जावेद लतीफ़ साहब। एतमाद नहीं पैदा होता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब पिक एंड चूज़ होता है तो इसमें कसूर किसका है? कसूर तो फिर सियासतदानों का ना हुआ, हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। जब सबको पता चल गया कि पिक एंड चूज़ हुआ है, कुछ हमारे लोग ले लिए हरा लिए, कुछ पीटीआई के ले लिए हरा लिए, कुछ पीपल्स पार्टी के ले लिए हरा लिए, तो सियासतदानों को तो यकजान हो जाना चाहिए था। नहीं, पहली फिर बात तो ये है कि फिर आधा झूठ क्यों बोला जाता है या आधा सच क्यों बोला जाता है? फिर सच पूरा बोलना चाहिए कि ये जब कहा जाता है कि फॉर्म 47 की पैदावार है ये हुकूमत, तो फिर अपनी तरफ उंगल क्यों नहीं जाती? वो उंगली अपनी तरफ भी जानी चाहिए कि मैं भी 47 की ही पैदावार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में मेरी हुकूमत जो है, क्या को मैं जो कोट कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा कि पेशावर में, डेरा गाजी खां में और बाकी जगहों में जो खैबर पख्तून है वहाँ भी, और शेखुपुरा, लाहौर या इस्लामाबाद की बात वो कर रहे हैं कि यहाँ भी जो हाईएस्ट बिडर था उसको फॉर्म 47 का नतीजा हाथ में थमा दिया गया। तो ये बात जब मैं करता था, जब मैंने कहना शुरू किया था कि ये बल्कि 8 फरवरी के फौरी बाद मैंने कहा था कि ये पिक एंड चूज़ हुआ है, कुछ और सीनियर लोगों ने कहा था कि पैसा चला है, तो फिर बात उस वक्त सबको कहनी चाहिए थी। उस वक्त जो किसी को सूट करता था वो बात कही जा रही थी, और जो उसके ख़िलाफ़ जाती थी उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। आज भी बात कह रहा हूँ कि देखिए, वो इंतखाबात 2013 के इंतखाबात थे, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनी, जिस जमात की भी बनी, लोगों को एतमाद हुआ। मगर 2014 में फिर धरना किसने दिलवाया? फिर 2014 में धरना दिलवाने के बाद क्या वो सिलसिला रुका? 2017 पे आके रुका, जब मकासद पूरे हो गए। और जब मकासद पूरे हुए, फैसला देने के, अभी आप बात कर रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा, जब ये बाज़गश्त होगी कि वो फ़ैसला जो है किसी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा उस पर, तो फिर आप ये भी बात किया करें कि 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने पे और कोई वजह नहीं नज़र आई। तमाम प्रोसिक्यूटर को, तमाम इन्वेस्टिगेटर अदारों को, पूरा जो अदारे थे एक पेज पे होने के बावजूद कुछ नज़र ना आया, क्योंकि निकालना मकसूद था, निकाल दिया। तो फिर मुझे बताएं, आज तक क्या पाकिस्तान संभल सका है? आज तक क्या पाकिस्तान पाँव पे खड़ा हो सका है? ये कोई वजह बताने के लिए तैयार नहीं है, और 2018 आ जाता है। फिर 2018 में एक पेज था ना, एक पेज पे होने, आज अगर एक कांग्रेस से मेंबर जो हैं उस कांग्रेस के उस मुल्क की एक तमाम यकसुई से एक करारदाद मंजूर करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में ये कुछ हुआ है, हमें खदशात हैं, तो भाई उस वक्त भी होने चाहिए थे 2018 में। आज उनकी बात कोई सुनने वाला होता? उस वक्त भी सेम पेज था, आज भी सेम पेज है। ये सेम पेज गले क्यों पड़ जाता है सबके एंड पे आके, क्यों? अब आ जाए, उस वक्त सेम पेज था, आज सेम पेज नहीं है। आज सेम पेज नहीं है। साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं, ये 2 दिन पहले का है। एक अदारे के फैसले नहीं, आप आज कह रही हैं ना, आप तो मुझे अभी कह रही हैं कि एक अदारे का फैसला जो है उस पर अमल दरामद हुकूमतें वक्त नहीं करना चाहती। तो फिर सवाल उठता है ना, आप खुद ही कह रही हैं
कि आप एक अदारा दूसरे अदारे के सामने खड़ा हो गया, सेम पेज कहाँ से आ गया? सेम पेज फिर मैं आपको दूसरी बताती हूँ, आपसे सेम सवाल पेज अदालत करता के हूँ। साथ नहीं मैं बात करी, सेम पेज फौज के साथ। उस वक्त आपको पता है कि जनरल बाजवा और जब इमरान खान साहब साथ सेम पेज की बातें इमरान खान करते थे, वो उसी सेम पेज की बात करते थे। फिर मेरी बात जी नहीं, इस तरह ना बात किया करें, किसी दूसरे को मौका दिया करें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जसारत कर रहा हूँ कि सेम पेज वो था 2018 में, जब अदलिया उस वक्त की, और जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, जब उस वक्त का बहुत सा मीडिया, ये सारे एक पेज पे थे। आज मुझे ये बताएं कि क्या उस वक्त जो सेम पेज इमरान खान कहा करते थे, आज वो सेम पेज है? मैं नहीं जवाब देता, आप जवाब दे दें। मैं उसका आपको जवाब मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं जवाब आप नजर दौड़ाएं, आप नजर दौड़ाएं। हाँ हाँ जी, जवाब देती हूँ। 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले उलमा कन्वेंशन से खिताब किया आर्मी चीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही कि आज जितना ताउन हमें हासिल है। फिर आप जो फिर सोच के आई हुई हैं, अगर वही सवाल और वही जवाब है, मैं तो पूछ रही हूँ। आप सवाल मुझे नहीं पता था, आपने सवाल पूछा, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ। मैं जवाब गलत दे रही हैं आप। मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे 2 दिन पहले की बात कर रही हैं, मैं आज आप जो बात कर रही हैं मैं उसका जवाब पूछना चाह रहा था कि सेम पेज 2018 में ये था, और आज जिसको आप सेम पेज 2 दिन पहले की गुफ्तगू को कोट करके कह रही हैं, क्या तमाम अदारे और क्या 90% मीडिया ये सारे सेम पेज पे हैं? तो वो सेम पेज इमरान खान के गले नहीं पड़ा एंड पे आगे? ये चले, यही सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। बड़ी बात गश्ती ना, नहीं, बड़े खुश थे। अब आ जाएं अब आप जो बात कह रही हैं, शुक्र है चलें आपने अपने मजाज से हटके इकरार कर लिया कि मैं वो बात कर रही हूँ, आज वो चीज़ नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूँ, सेम पेज आइन कानून की हदूद व क़यूद में रहते हुए अच्छी बात है, मगर आइन कानून की हदूद से तजावज़ कोई भी करे, कोई अदारा करे, कोई पार्लियामेंट करे, तो रियासत के लिए, कौम के लिए कभी भी नेक शकून या बेहतरी का सबब नहीं बनता। अब आ जाएं जो आप बात कर रही हैं कि उस वक्त उस सेम पेज का क्या बना, वो क्योंकि था ही आइन कानून से इनराफ, और एक शख्स को निकालते मुल्क के साथ वो दुश्मनी की गई जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। नहीं तो आज जिन लोगों को ला के बिठाया गया है, क्या ये वाकई अवाम के नुमाइंदे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब की भी बात आपने सुनी होगी, वो कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बैठे जो लोग हैं जाली नुमाइंदे बैठे हैं, इन्हें अवाम का एतमाद हासिल ही नहीं है। शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ सियासी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। तो बात यह है कि जब मुल्क में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे लोग ही जाली मैंडेट वाले हों, तो उनकी कानून साजी की भी क्या अहमियत होगी? फिर मैं देखें, एक सेकंड मैं अर्ज करता हूँ जी प्लीज़। फिर आप मुझे ये बताएं कि कानून बनाने वाले अगर कानून की तशरीह करना शुरू कर दें, या कानून की तशरीह करने वाले कानून बनाना शुरू कर दें, तो फिर यही अंजाम होता है जो हो रहा है, जिस पे हम दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि हर अदारे को आइनी हदूद व क़यूद में रहना चाहिए। जब उससे तजावज करता है तो फिर मैं और आप बैठ के यही सवाल करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मुझे एक बात बता दें, जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में आज जाली नुमाइंदे बैठे हैं जिन्हें अवाम का एतमाद ही हासिल नहीं है। क्या ये दुरुस्त बात की है मौलाना साहब ने? अगर आप थोड़ा सा हौसले से बात कर लिया करें, तो क्योंकि मैं भी हौसले से आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। अदारे ने इन्वेस्टिगेट करवाया है इनके इल्ज़ामात को, तो वो दुरुस्त साबित हुए हैं कि पीटीआई से लोगों को भी जतवाया गया है और मुस्लिम लीग से लोगों को भी हरवाया गया है। फिर इसका क्या जवाब देंगी आप? मैं सवाल कर लूं अब? मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब आपसे ये सवाल करूं, तो फिर इसका हाल तो ये होना चाहिए ना कि हुकूमत आगे बढ़े। अगर हुकूमत को भी इतना एतमाद है कि चलें जितने भी आधे पजद्दे लोग आए हैं पार्लियामान में बैठे हैं, आवाम के वोट लेके बैठे हैं, तो आप कहीं आगे बढ़ें, इलेक्शन को ऑडिट करवा लें, नहीं तो नए इंतखाबात की तरफ चले जाएँ। आप भी तो नए इंतखाबात की बात करते हैं, अभी कोई ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, इलेक्शन को ऑडिट करवा लें। अच्छा मेरी बात सुने, तो फिर शाजिया हम तो 2018 से कह रहे हैं
कि इलेक्शन को ऑडिट करा लें। हम तो 2 साल 4 साल कहते रहे मगर मौसूफ ने ऑडिट ना करवाया। हमें तो 6 माह उसने कहा और 6 माह के बाद हमने ऑडिट करवा दिया। आपको याद होगा 2013 के इंतखाबात हमने जुडिशल कमीशन बनाया, ऑडिट करवाया और 2018 को हमने पूरी टर्म पूरी हो गई मगर ऑडिट नहीं हुआ। तो सर आप ये चीजें लोगों देखा की करें, हुकूमत है, फिर 2018 से शुरू हो जाए, करवाएं ऑडिट, किसने रोका? यार मेरी बात सुने ना, एक सेकंड अब आ जाएं। अगर आप इस बात का जवाब नहीं लेना चाहती या देना चाहती तो फिर मैं आपको ये पूछना हक समझता हूँ अपना कि फिर मैं 2018 की बात करता हूँ, कोई दूसरा 2024 की बात करता है, ना 14 को सॉरी ना 18 को ना 24 को। आप 2014 से शुरू कर लें, जो एक अदारे का तर्जमान बात कर रहा है कि जहां से खराबी शुरू हुई, बिल्कुल वो आप 2014 से, वो तीसरा फ्रीक वो भी है ना, आप उस फ्रीक को भी ले लें और तीनों की बात सुन लें। 2 जमातों की हुकूमतें 2 अदवार में रह रही हैं और एक तीसरा फ्रीक है जिस पे इल्ज़ाम लगता है। वो तीनों कह रहे हैं कि 2014 से ऑडिट कर लें भाई, बिल्कुल कर पता लें, चल जाएगा, बिल्कुल कर लें, होना चाहिए। हुकूमत बनाए ना, बिस्मिल्लाह करें। हाँ बिस्मिल्लाह करें, हुकूमत करे ना। इस वक्त पावर तो हुकूमत के पास है ना, हुकूमत इनिशिएटिव ले। हुकूमत, अच्छा जब हमारे पास पावर थी 2013 में तो हमने जुडिशल कमीशन धांधली पे बनाया था और उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक की थी। अब आ जाएं, इसके बावजूद कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी, हम इतने बेबस थे कि साकब निसार साहब से बंदयाल साहब तक, एजाजुल एहसन साहब तक और बाकी अहबाब जो थे, सब ने जो 2017 में हमारे इंतकाम में मुल्क के साथ जो खलवाड़ किया वो भी सबके सामने है। मगर आज हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं है। ये जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी जिन्होंने करवानी है भाई उनसे कहें हम तैयार हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला अगर ना आता ना तहरीक इंसाफ को वापस देने का, तो 2/3 तो आप लोगों के पास थी। यही तो मसला है जिस वजह से शोर मचा हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये अच्छा आ जाए, सुन लेना, अगर मखसूस, एक सेकंड मेरी बात सुने, मखसूस नशिस्तों की जो बात आप कर रही हैं, जी मुझे ये बताएं कि जो फैसला आया है उसको किसी कानूनदान से उसका तर्जमा करवाएं कि किस इख्तियार के, किस कानून के तहत ये फैसला किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो एक झटकी बात करता हूँ, एक सादा आम फहम बात कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये समझा दे कि शाजिया एक हलफनामा देते हैं कि भाई मैं फ़लाँ जमात को ज्वाइन कर रही हूँ, जो आपका कानून आइन कहता है 3 रोज़ के अंदर अंदर आफ्टर इलेक्शन आपने ज्वाइन करना है। फिर आपको 6 माह के बाद कोई और इख्तियार ये दे सकता है कि अब आप नया हलफनामा दे दें नई जमात को ज्वाइन करने के लिए। तो ये तरमीम तो आपकी है ना, इसी टाइमिंग पे तो सवाल उठ रहे हैं कि फैसला आने के बाद ये तरमीम हुई है। ना आपको ये भी इल्म में नहीं है, ये कानून पहले से मौजूद है और ये कानून 2017 से मौजूद है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। सुलझे भी कैसे कि ताकतवर हलकों ने बड़ी मेहनत से, बहुत सोच कर ये सब कुछ उलझाया है। ये गुत्थी कैसे सुलझे कि यहाँ आइन है मगर सबको आइनी हदूद से बाहर निकल कर खेलने की आदत है। ये गुत्थी सुलझे तो कैसे कि कभी अदलिया हुकूमत को नहीं मानती तो कभी हुकूमत अदलिया के आगे खड़ी हो जाती है। ये गुत्थी सुलझे भी तो कैसे कि यहाँ सियासत मुखालिफत के दायरे से निकल कर अब सियासी दुश्मनी का रूप धार चुकी है। ये गुत्थी सुलझे भी तो कैसे कि कभी नए पाकिस्तान के ख्वाब का स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है तो कभी पुराने पाकिस्तान को ही पाकिस्तानियों का मुकद्दर बना दिया जाता है।
ये गुत्थी सुलझे भी कैसे कि जमहूरी निज़ाम में लोग वोट डालते किसी को हैं और जीत कोई और जाता है। ये गुत्थी सुलझे भी तो कैसे कि यहाँ हुकूमत का मतलब आवाम की खिदमत नहीं बल्कि सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल है। ये गुत्थी कैसे सुलझे कि 2024 के इलेक्शन के ऑडिट का सवाल आए तो बात 2018 के इलेक्शन के ऑडिट पर चली जाती है, यानी माजी की तरफ वापस जाया जाता है। ये गुत्थी सुलझे भी तो कैसे कि यहाँ अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं, ना हुकूमती इत्तेहादियों में कोई इत्तेहाद है, लेकिन अवामी खिदमत के दावे भी हैं, वादे भी हैं। ये गुत्थी कैसे सुलझे कि यहाँ अवाम चाहते किसी और का है मगर आँख का तारा कोई और बन जाता है। ये दिन ब दिन उलझती सियासी, मुआशी और आइनी गुत्थी कैसे सुलझेगी? सुलझेगी भी या नहीं सुलझेगी? क्योंकि एक आइनी जिस बहरान की बात हो रही है, पार्लियामेंट और अदली आमने सामने है, ये मामला कहाँ जाएगा? तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। कल बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये बात की। मैं बात करूँगी सीनियर तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपका। माजिद निज़ामी साहब, बड़े अफसोस होता है दो बड़े इदारे पार्लियामेंट, अदलिया एक दूसरे के सामने खड़े हैं आज। कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वाशगाफ बड़े वाज़े अल्फाजों में ये कहा कि आइन के जो कानून के मुताबिक जो फैसले हैं इस पर अमल दरामद होना है। सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार आइन से लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस पर अमल करना होगा, नहीं तो हालात तसादुम की तरफ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत ये सब कुछ समझते बूझते हुए क्या जानबूझकर हालात तसादुम की तरफ लेकर जाना चाहती है? जी बहुत शुक्रिया शाजिया। ये एक इंतहाई अहम मसला इसलिए भी है कि इसके अंदर कोई फरीक पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। स्पेशली तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद से सियासी गर्मा गर्मी में मजीद इजाफा हो गया है। उसकी वजह यह है कि हुकूमती इत्तेहाद को इससे बहुत बड़ा नुकसान है। वो 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाएंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन उनके लिए एक अखलाकी फतह की हैसियत रखता है ये फैसला। तो इसलिए हुकूमत ने इसके ऊपर हेड ऑन करने का जो फैसला किया है मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है। और रियासत हमेशा अपने बुनियादी असूलों पे चलती है और वो ये है कि पार्लियामान अपना काम करे, एग्जेक्टिव अपना काम करे और जुडिशरी को अपना काम करने दिया जाए। ये एक इंतहाई अजीबोगरीब फैसला होगा कि जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से ही इनकार कर दें। सुप्रीम कोर्ट लेकिन हुकूमत के पास जवाब ये है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है और ये उनका इख्तियार है। जी बिल्कुल, हुकूमत के पास इसके अपने दलाइल मौजूद हैं, लेकिन कैसी मज़गा खेज सूरत हाल लगेगी मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि अगर यूसुफ रजा गिलानी को जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था तो वो अपना फैसला मानने से इनकार कर देते। पानामा में जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया वो फैसला मानने से इनकार कर देते, पीएम हाउस छोड़ते ही ना। इमरान खान साहब को जब अदालत ने कहा कि आप अदम एतमाद के ऊपर कार्रवाई मुकम्मल करवाएं, अगर वो ना करवाते तो मुल्क किस तरफ जाता। तो बुनियादी असूल ये तयशुदा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद हो या ना हो। अगर नहीं पसंद आप उसे मानते हुए नजर सानी में चले जाएं, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस या जो ताकतवर है अगर अब तो हुकूमती हल्के ये तासुर दे रहे हैं। अभी जावेद लतीफ साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे कि इस कानून साजी के बाद जो पार्लियामेंट ने कर ली है इलेक्शन एक्ट में तरमीम, उसके बाद उनकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर मौसर हो जाता है। अब तो ये मंतक दी जा रही है। कानूनी बहस है कि क्या बैक डेट के ऊपर इस तरह की कानून साजी का इतलाक होता है या नहीं होता। तो ये एक अहम मसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट में ही डिस्कस किया जाएगा। बुनियादी मामला ये है कि जब हुक्मरान जमात ये कहती है कि हम 17 जजेस को ये इख्तियार नहीं दे सकते, लेकिन आइन उनको ये इख्तियार देता है कि आपने इसकी तशरीह करनी है। अगर आपको वो तशरीह पसंद नहीं, आप नजर सानी में चले जाएं, लेकिन रियासत चलाने के बुनियादी असूल से मेरा ख्याल है इनहराफ करना लेकिन हम आइंदा आने वाले वक्त के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट भी सेट कर रहे हैं कि कल को किसी और की भी हुकूमत आती है और उसके खिलाफ फैसला किसी भी मसले को लेकर आ जाए, उसको नहीं पसंद होगा, वो कानून साजी कर लेंगे। मसला ये है कि आने वाले वक्त के लिए आप गलत रिवायात सेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये हमने देखा है कि जस्टिस बंदयाल ने जब कहा था कि पंजाब के अंदर सूबाई इलेक्शन करवाए जाएं, 2 साल पहले की बात है, और उसमें
वहीं पे इंतजामिया भी मौजूद थी, पार्लियामान भी मौजूद था, इलेक्शन कमीशन भी था, लेकिन उस डेट पे इलेक्शंस नहीं हुए। तो आप अगर अदलिया को ये बताएं कि आपके फैसलों के सामने ताकत की हैसियत ज्यादा है, तो इससे आप एक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप अपनी एक हुकूमत के लिए तो आसाइशें, आराम, सुकून ले लेंगे, अपनी मर्जी की कानून साजी कर लेंगे, लेकिन वो आप एक गलत बुनियाद रख जाएंगे जिसका कल माजिद निज़ामी साहब आपको समझ के आती है, जिस तरह कि अभी आपने पहले अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला हुकूमत मान लेती है कि एक इखलाकी फतह होगी ना, पीटीआई को कुछ ज़्यादा इससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो हुकूमत फिर क्यों इस मसले को इतना बढ़ा रही है, बढ़ावा दे रही है, जब फ़र्क इतना नहीं पड़ना? क्या मसला उस 2/3 का है जिसको लेकर ये एक जुडिशल पैकेज जिसकी बाज़गश्त हमें सुनाई दी, जो बात वज़ीर क़ानून साहब ने भी की, क्या ये मसला वहीं जाकर आपको लगता है कि यही बड़ा मसला है इनका? जी बिल्कुल, और जुडिशल पैकेज के अलावा भी कई ऐसी कानून साजियां हैं जिनके ऊपर बातचीत की जा रही थी। तो इसलिए हुकूमती इत्तेहाद अगर 2/3 अक्सरियत से महरूम होता है तो उनके नुकसान का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वहां से इसकी मुजाहमत सामने आ रही है। पीटीआई को तो 28-30 सीटें मिल जाएंगी, उनका स्कोर कार्ड नेशनल असेंबली में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन पीटीआई के फायदे से ज्यादा इस फैसले के अंदर मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के लिए नुकसान है। उस नुकसान को बर्दाश्त करने की शायद उनमें हिम्मत नहीं है, और वो अखलाकी कुव्वत का मुजाहरा करने के बजाय अपनी ताकत के जोर के ऊपर इसके अंदर रुकावटें डाल रहे हैं। और हो सकता है कि कल जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना हो और किसी दूसरे की हुकूमत हो, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई रिलीफ मिलेगा तो उस वक्त भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। तो फिर तो आप देखें ना, नून लीग के अपने लोग भी जब ये बातें करेंगे, पिक एंड चूज किया गया है। ये जावेद लतीफ़ साहब भी आपको पता है कि शुरू दिन से ही जब से इंतखाबात हुए हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब तो मौलाना साहब भी ये बात कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट में जाली लोग बैठे हैं। ये शायद खाकान अब्बासी साहब भी ये बात कर रहे हैं। तो अगर नून लीग के अपने लोगों की इस बात को समझ लिया जाए, तो इसको अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखें कि अगर जाली लोग बैठे हैं तो उन जाली लोगों की कीवी कानून साजी की फिर क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। इनके अपने लोग ये बातें करते हैं। ये बिल्कुल ये मसला मौजूद है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो केसेस चल रहे हैं उनका फैसला क्या होगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो बनाए गए हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर कई सवालात तो हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें कि निज़ाम चलता रहे तो फिर रियासत को और हुकूमत को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हुए ऑपोजिशन को देना पड़ता है। हुकूमत इस पोजीशन में होती है कि वो ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ रिलीफ दे सके। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सिस्टम आगे चले, आप असम्बली की मुद्दत पूरी करें, आपका प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करे और आप अपने तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करें, तो उसके लिए हुकूमत को दिल बड़ा करते हुए आगे बढ़ना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी ना लेने दें, अगर उन्हें मिल भी जाए उसे भी आप खत्म कर देने के बाद आप ये तवक्को रखें कि आपके लिए सिस्टम चलता रहेगा, फिर वो आपके लिए चलना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब मेरे साथ थे आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या पाकिस्तानी मईशत का सबसे बड़ा मसला 130 अरब डॉलर का कर्ज है और इसके सूद की किस्तें हैं, या मसला मुल्क में सरमायाकारी का ना आना है? जी बिल्कुल, ये मसाइल तो हैं लेकिन ये सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक मसला ऐसा है जो नज़र भी नहीं आ रहा और मुल्क से डॉलर ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे लकड़ी को दीमक चाटती है और रियासत डिफ़ॉल्ट तक पहुँच जाती है। जी, इसका नाम है पाकिस्तान में ग्रे करेंसी मार्केट। आप डॉलर एक्सचेंज कराने जाएं और कोई आपको डॉलर का रेट मार्केट रेट से 3-4 रुपए ज़्यादा ऑफ़र करे तो ये समझ जाएं कि ये ग्रे मार्केट का एजेंट है और आपके जिस डॉलर के पाकिस्तानी रुपए ज़्यादा ऑफ़र हुए हैं वो डॉलर स्मगलिंग में इस्तेमाल होने जा रहा है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये डॉलर स्मगलिंग में किस तरह इस्तेमाल होता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इंपोर्टर्स के लिए ये लाजिम होता है कि वे बैरून मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करें। इस तरह उन्हें तमाम ज़राए के कानूनी कागजात का रिकॉर्ड रखना पड़ता है और जिन ज़राए से उन्होंने डॉलर हासिल किए, लेकिन स्मगलिंग के लिए बैंकों का चैनल इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये एक इलीगल कारोबार है।
इसलिए स्मगलर्स इस ग्रे मार्केट से डॉलर्स ख़रीदते हैं। स्मगलर्स डॉलर को अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए मुल्क से गुजरने वाले कंटेनर्स को अफ़गानिस्तान पहुंचने से पहले ही ख़रीद लेते हैं। इस तरह इन कंटेनर्स के अंदर मौजूद माल जैसे अफ़गानिस्तान उतरना था, जिसे वो यहाँ अनलोड हो जाता है, जबकि इस माल की अदायगी कैश डॉलर की शक्ल में हो जाती है और हमारे डॉलर इस ग्रे मार्केट के ज़रिए अफ़गानिस्तान पहुंच जाते हैं। ईरान से स्मगल शुदा चीज़ें ख़रीदने में भी यही डॉलर इस्तेमाल होता है। इससे मुल्क को दोहरा नुकसान होता है। पहला ये कि हुकूमत को इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्स वो नहीं मिलता, हुकूमत उन टैक्सेस से महरूम हो जाती है, और दूसरा ये कि मुल्क से डॉलर के रिज़र्व जो हैं ज़ाहिर है वो बाहर निकल जाते हैं। पिछले साल जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंचा था तो इस ग्रे करेंसी मार्केट के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया था। तो उस क्रैकडाउन के बावजूद भी इस मार्केट ने एक साल में मुल्क को 4 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया, यानी इतना डॉलर पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से बाहर गया। अब इसको रोका तो गया था, लेकिन खदशात अभी भी मौजूद हैं और ये अभी भी सब कुछ हो रहा है। ये कैसे रुक सकता है ये सारा मामला, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ज़फ़र पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र पराचा साहब। ज़फ़र पराचा साहब, इस ग्रे मार्केट में इतनी बड़ी तादाद में सबसे पहले ये ज़रा बताइएगा ये डॉलर पहुँचता कैसे है? जी वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया मदू करने का। देखिए जनाब, बात यह है कि अब बहुत सी बातें तो आपने अपने अभी भी जो तज्ज़िये के अंदर बता दी हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा इजाफा मैं ये करना चाहूँगा कि जो पीडीएम हुकूमत के बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई और उसके अंदर आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, जो कि न सिर्फ करेंसी ऑफ स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा भी ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग, और वो जो स्मगलिंग थी हर किस्म की, जिसमें चाहे आपका चावल हो, चीनी हो, गंदम हो, आपका खाद हो, हर चीज को कंट्रोल किया गया, जो कि डॉलर 350 ग्रे मार्केट में चला गया था और इंटर बैंक में 330-35 रुपए में चला गया। और रोज खबरें आ रही थी खुदा ना करे मुल्क के डिफॉल्ट की या 300-500 रुपए डॉलर होने की। तो वो तो सारा क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ को, उनकी टीम को, जो चीजें ठीक हुई। हमारा जो रेमिटेंस ग्रे मार्केट में चला गया था हवाले के अंदर, जो हमारा करेंसी चला गया था ग्रे मार्केट के अंदर, वो वापस आ गया। हमारी रेमिटेंसेस भी पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर हो गई हैं, और जो एक्सचेंज कंपनीज इंटर बैंक में डॉलर्स दे रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर परसेंटेज वाइज से इजाफा हुआ है। लेकिन पिछले 2 माह से हम ये देख रहे हैं ये दोबारा कमी वाक़ई हुई है जी। और उसके अंदर कमी वाक़ई होने की मेन वजह ये है, जो सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, आपकी इलाकाई जमातें हैं, और आपके जो ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन हैं, जो उन सब का उन सब जमातों में स्मगलर्स मौजूद हैं। उनका फायदा इसी के अंदर है और ये माफिया है। और जब हमने ये देखा कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बॉर्डर्स को बंद किया और कानून पे अमल दरामद कराने की कोशिश की, जिसके ऊपर कोयटा में चमन बॉर्डर पे 8 से 9 माह धरना रहा, अफगानिस्तान में भी ऐसा ही रहा। अफगानिस्तान 6 बॉर्डर्स लगते हैं, सिवाय पाकिस्तान के बाकी सब जगह वो लोग थ्रू पासपोर्ट और वीजा जी हाँ, हर जगह चेक एंड बैलेंस है सिवाय पाकिस्तान के। जी, सिवाय पाकिस्तान के। और अब हमने ये देखा कि हुकूमत ने, जो हुकूमत में भी काली भेड़े हैं या FBR में या हर जगह, उनके प्रेशर में, तो इसका मतलब है ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपके कंट्रोल से बाहर हो। ये हम कंट्रोल नहीं, सिर्फ इसको रोक भी सकते हैं मुकम्मल तौर पर, अगर रोकना चाहें तो। ये कोई ऐसा नहीं है कि नामुमकिन सी बात तो नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये बहुत आसान बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत आसान बात है। इसके लिए विल चाहिए, ठीक है। विल सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ, बरमला
इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ या फौज के अलावा कहीं पे कोई विल नजर नहीं आ रही। और हमने ये देखा कि जब आर्मी ने कंट्रोल किया तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया, लोकल, इंटरनेशनल, उनके खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं विद इन पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान, वो सब एक्टिवेट हो गए। आपने जिक्र किया अफगान ट्रेड ट्रांजिट का, तो वो हमारे मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। ईरान के साथ भी बोझ है। उन दोनों ममालिक की फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत हम पूरी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको स्मगलिंग को कंट्रोल कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सबकी विल चाहिए, नंबर 1। सही। नंबर 2, जो ओवरसी पाकिस्तानी हैं और एक्सचेंज कंपनीज हैं, उनको हमको लाजमी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कारकर्दगी 20-25 साल में बहुत ख़राब है। अगर हम अपने इर्द गिर्द ममालिक को देखें, जो सन 1990 और 2000 तक हमारा जहाँ कुछ परसेंटेज का फ़र्क था, से कि कहीं $10 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, कहीं 15, कहीं 20, तो हम तो 15 से 25 पे आए हैं। और बाकी दीगर ममालिक, बांग्लादेश एक बहुत बड़ी मिसाल है। हसीना वाजिद की हुकूमत में कुछ और पहलू, एक अलग उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उनकी जो एक्सपोर्ट थी, मईशत में उनके खड़ा होने में उनके एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा था। बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, कल तक मियाँ चन्नू जो एक देहाती इलाका था, आज इसकी गूंज पूरी दुनिया में है। और इसकी वजह ओलंपिक चैम्पियन अरशद नदीम है, जिसने पाकिस्तानी कौम की शान को बढ़ाया है। तो कौम ने भी अपने हीरो को सर पर बिठाया है। यह कौम पूरी दुनिया की अक़वाम में ज़्यादा जिंदा दिल है। आधी रात को भी लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों ने इस्तकबाल का हक़ अदा किया, और जो नहीं आ सके उन्होंने तारीफ़ों में सोशल मीडिया भर दिया। कोई फ़ख्रे पाकिस्तान तो कोई ओलंपिक्स का बब्बर शेर लिख रहा है। पाकिस्तानियों की तरफ से इनामात की बारिश ऐसे हो रही है जैसे मॉनसून की झड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कोई 10 करोड़ रुपए का ऐलान करता है तो किसी ने नया घर देने का वादा किया है। कोई नई गाड़ी दे रहा है तो किसी ने ज़िंदगी भर उस गाड़ी में मुफ्त पेट्रोल की ऑफ़र जो है वो दे दी है। ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत देखते हुए ये ऑफ़र इस वक्त सबसे बड़ी ऑफ़र है। और इससे भी बड़ी ऑफ़र अरशद नदीम ने के महंगे बिजली का जो बिल है वो पे करने की हो सकती है, लेकिन वो ऑफ़र अभी कहीं से आई नहीं। प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। मुझे आप इजाज़त दें।